स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम देखेंगे मुगल काल के टॉप 150 ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 20 सालों से कई बार रिपीट होते आ रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी, यूपीएससी, एनडीए, बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा ये न्यू चैनल है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज़, उसके सामने लिखा है रेड कलर में सब्सक्राइब, सिंपली उसे एक बार ज़रूर टच कर दें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसके पहले मैं 2 वीडियोज़ लेकर आई हूँ। पहली वीडियो थी जिसमें हमने मुगल काल को अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया था, बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने ट्रिक से याद करवाने की भी कोशिश की थी। दूसरी वीडियो में हमने ये किया था, ट्रिक से हमने उनके मकबरे याद किए थे, उनको वंश को क्रम से याद करना, हुमायूं अकबर द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे उनको ट्रिक से मैं आपको याद करवा चुकी हूँ। और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अब कवर कर रहे हैं। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, किसके द्वारा ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ट्रिक से भी याद करवाती चलूँगी। देखिए, इसे ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, तो ये ग्रैंड रोड है, हम मान लेते हैं कि ये कि ग्रैंड रोड है, मतलब कि बहुत ही अच्छी रोड है, महत्वपूर्ण रोड है। ठीक है, ग्रैंड है, बिल्कुल ग्रैंड रोड है। तो ग्रैंड रोड पे कौन चलता है? शेर चलता है। ठीक है, इस तरह से हम समझ लेंगे, ट्रिक ले लेंगे कि उस पर शेर चलता है। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड पर कौन चल रहा है? शेर चल रहा है। तो इस तरह से आप याद कर लोगे कि ये शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये पिछले सालों में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है ये वो एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, इसको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से। अकबर ने बनवाया था, ठीक है, गुजरात विजय की याद में। ठीक है, जब इसने गुजरात विजय किया था, गुजरात को जीता था, तब अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, गुजरात, ठीक है, गुजरात को जीतने के बाद अकबर के क्या हो गए? हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। क्या हो गए? हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। ठीक है, गुजरात को विजय करने के बाद अकबर के हौसले क्या हो गए? बुलंद हो गए। तो बुलंद वर्ड से हम यहाँ से ले लेंगे बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है। गुजरात जीतने के बाद अकबर के बुलंद हो गए, ठीक है, हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये याद करने के तरीके हैं जिससे आप इन्हें आराम से याद करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आइन ए अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। ठीक है, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप इन एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैं हर वीडियो इसी तरह से बनाती हूँ, पहले अच्छी तरह से समझाती हूँ, उसके बाद एक और वीडियो ऐसी लेकर आती हूँ जिसे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही मैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करवाती हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। ठीक है, आइन ए अकबरी, इसको भी मैं ट्रिक से याद करवा देती हूँ। अबुल फजल कौन होता है? देखिए, मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी अच्छी तरह से डिटेल में, तो वहाँ पे ये जो अबुल फजल है ये इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अकबर के क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड अपना क्या होता है? आईना होता है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि ये तो इसका आईना है, बिल्कुल ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, है ना। तो अबुल फजल ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं अकबर के, तो इन्होंने ही अकबर के ऊपर लिखी है आइन ए अकबरी। ठीक है, आइन से हो गया आईना। ठीक है, अबुल फजल बिल्कुल आईना है अकबर के, ठीक, इनकी बेस्ट फ्रेंड है ये। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? अकबर और ये हेमू के बीच में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर के द्वारा। ठीक है, देखिए, जो अकबर थे इन्होंने एक नया धर्म अपना चलाया था जिसका नाम रखा था दिन ए इलाही। दिन ए इलाही धर्म में ऐसा था कि जितने भी धर्म थे
सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबको ये एक वैल्यू दिया करते थे, रेस्पेक्टेबल वैल्यू। कोई भी धर्म इनकी नज़र में ऊंचा या नीचा नहीं था, किसके? अकबर की नज़र में। इसलिए एक महान ये शासक रहे हैं मुग़लों के, क्योंकि उन्होंने ये धर्म चलाया था जिसके तहत ये सारे धर्म को एक अच्छी वैल्यू दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बरार एक हिस्सा था, ठीक है, भारत का दक्षिणी साइड में एक हिस्सा है, ठीक है, एक छोटा सा राज्य जैसा था उस समय। और ये चांद बीवी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत पढ़ाने के बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो थी सल्तनत काल विजयनगर से रिलेटेड। ठीक है, दिल्ली सल्तनत तो हमने जो पढ़ा था वो उत्तर वाले हिस्से में पढ़ा था। ठीक है, जैसे भारत के 2 हिस्से थे, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है दक्षिणी साइड, दक्कन साइड में, वहाँ हम पढ़ते हैं सल्तनत काल में विजयनगर से। ठीक है, विजयनगर करके आता है वो टॉपिक। ये वाली चीज़ उसमें हम नीचे वाले हिस्से में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के निचले हिस्से को पढ़ते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। ये कौन से राज्य से थी चांद बीवी? ये थी अहमदनगर से। ठीक है, ये वहाँ आ गई थी अपने पति के मरने के बाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? ये भी अकबर ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। ठीक है, अकबर के दरबार में था तानसेन। तानसेन की मृत्यु कैसे हुई है? ऐसा कहा जाता है कि तानसेन को एक राग गाने के लिए कहा था जिसे दीपक राग कहते हैं, तो अकबर ने कहा था इनको गाने के लिए। वो राग इतना ज़्यादा अग्नि निकालता था, जब उसको गाते थे तो इतनी ज़्यादा अग्नि हो जाती थी आसपास, ऐसे कहते कि सब दिए जलने लग जाते थे, तो इस वजह से तानसेन की मृत्यु हो गई थी। ऐसा एक कहानी है मनगढ़ंत। ठीक है, चलिए, मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? क्या थी राजभाषा? वो थी फ़ारसी। देखिए, फ़ारसी राजभाषा किस तरह से याद करेंगे आप? जितने भी मुग़ल काल में जितने भी इन्होंने अनुवाद करवाए हैं, जितने भी बुक्स वगैरह लिखवाई हैं, वो ज़्यादातर फ़ारसी लैंग्वेज में लिखवाई है। ठीक है, ज़्यादातर फारसी लैंग्वेज में इन्होंने अनुवाद करवाया है। महाभारत को भी, रामायण को भी, जितने भी थे वो ग्रंथ थे, अर्थवेद, सबको इन्होंने किस में कन्वर्ट करवा दिया था? फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के उनका नाम भी बदल दिया था। ठीक है, तो इनकी राजभाषा क्या थी? फारसी से। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। भर्त्सना मतलब कि उसको बंद कर देना। ठीक है, बंद कर देना। किसने बंद किया था? ये अकबर ने बंद कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता है, जैसे हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद जो वाइफ होती है उसको भी उस अग्नि में मरना पड़ता है। जिंदा होते भी उसको अपने आप को उस अग्नि में अपने आप को दहन करना पड़ता है। ऐसा होता है सती प्रथा में, तो इसको बंद करवा दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी है? ठीक है, ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें ये मुग़ल राज आया था? ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जब दिल्ली सल्तनत में वो 5 वंश बैठे थे। ठीक है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, गुलाम वंश, है ना, तो उस समय तो मुग़ल भारत में नहीं आया था। बस ये बाहर से आक्रमण करता था, लूटता था और वापस चला जाता था। ठीक है, जिसमें चंगेज़ खान था, तैमुरलंग था। लेकिन ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद ये आकर बस ही गए थे वहाँ पर भारत में? ठीक है, कौन सा वो युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कौन सा? पानीपत का ये प्रथम युद्ध था जिसमें ये हमेशा के लिए आकर बस गए थे भारत में। किसके बीच में हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी बैठा था दिल्ली सल्तनत काल पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे वो बैठा हुआ था, उसको हटा के फिर आ गए ये सब मुग़ल। देखिए, मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर के इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्रकारी जो हुआ करती थी वो जहांगीर के काल में हुआ करती थी। स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकारी का जहांगीर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है? कौन है अकबर का आईना? कौन है अकबर का आईना? इसका करेक्ट आंसर अभी तक आपने दे दिया होगा। ठीक है, कौन है? वो है अबुल फजल। अकबर का आईना मतलब आइन ए अकबरी। ठीक है, वो भी अबुल फजल ने लिखी है। इसका अकबर का एकदम पक्का दोस्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विश्व विवरण अपने दैनंदिनी मतलब डायरी में किया है? ठीक है, दैनंदिनी मतलब होता है डायरी। किस मुगल शासक ने किया है इन सब के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर ने। ठीक है, किसने किया है? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, शेरशाह मुगल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। शेरशाह जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब रोड पे कौन चलता है? शेर चलता है। ठीक है, एकदम ग्रैंड रोड पे कौन चलता है? शेर चलता है। उसने ये रोड बनाई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो शेरशाह था ये अफ़गानी था, ये मुग़ल नहीं था। ठीक, मुग़ल वंश में नहीं आता, ये अफ़गानी था। हुमायूं को हराकर ये बीच में आ गया था। खैर हुमायूं ने वापस इनको हरा दिया था और वापस से ये आकर बैठ गए थे। ठीक है, वापस से मुग़ल शुरू हो गए थे वहाँ पर। चलिए, हुमायूं नामा किसने लिखी है? ठीक है, ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। ठीक, गुलबदन बेगम ने। जब मैं आपको पढ़ा रही थी मुग़ल काल की जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें हमने अच्छी तरह से डीप में पढ़ा है, तो वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मैंने वहाँ पर आपको एक पुत्री बताया है इसकी कि हुमायूं की ये पुत्री है, नहीं, ये बाबर की पुत्री है। किसकी है? बाबर की पुत्री है। और हुमायूं की ये होती है सौतेली बहन। कौन होती है? सौतेली बहन। ठीक है, ये करेक्शन है उसमें, वो कमेंट करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, करेक्शन कर चुके हैं उसमें वैसे, लेकिन एक और बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हुमायूं की बहन होती है, वो भी सौतेली, गुलबदन बेगम। ठीक है, बाबर की बेटी होती है। इसी ने ही अपने भाई की के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये कौन है हुमायूं की, तो ये कौन है? ये है सौतेली बहन। बाबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है रज़्मनामा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? रज़्मनामा। महाभारत को फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवा दिया और उसको रज़्मनामा के नाम से जाना जाता था। और रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ठीक है, किसने गिराया था? तो उसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? कौन थे अंतिम मुग़ल सम्राट? ये थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, पूरा नाम लिया जाए तो बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र। ठीक, इनका ये पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था? ये सब इनके नवरत्नों में से आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अकबर के नवरत्नों में से आते हैं। तो वो ऐसा कौन था जो भू राजस्व के सुधारों के लिए काम करता था? तो वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? क्या नाम था? तो उसका करेक्ट आंसर है इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ठीक है, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो उसका करेक्ट आंसर है अकबर, है ना, मैंने अभी आपको बताया। ये अकबर के दरबार में था तानसेन। अकबर ने इनको कहा था एक राग गाने के लिए। ठीक है, कहा जाता है वो दीपक राग था। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो राग कि जिसकी वजह से बहुत सारे दिए जल गए और खुद इनके अंदर भी अग्नि पैदा हो गई और तानसेन जल के मर गया था उस राग को गाने के। ठीक है, तानसेन मना भी कर रहे थे कि मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा, लेकिन अकबर ने कहा था कि आपको ये राग तो गाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा कहा जाता है, कोई स्टोरी है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास ने लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये किसके शासनकाल से संबंधित है? मतलब कि जब ये थे तब कौन शासन कर रहा था? कौन शासन कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर शासन कर रहे थे जब तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखे थे। ठीक है, मतलब ये इसके लेखक है वैसे तो तुलसीदास रामचरितमानस के। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लिखा है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची 2 में उसके शासक हैं। ठीक है,
आपको सुमेलित करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए हैं प्रमुख युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। इनको लाइन से याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ ट्रिक वाली वीडियो में। तो अब आपको ये बताना है कि ये किसके साथ लड़े गए थे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया है वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया है। अगर आपने वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को जिसके बारे में बात कर रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में बैठे थे इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये सबसे आखिरी वाले थे। इनको हराने के लिए इन्हीं के परिवार वालों ने बुलाया था बाबर को, ठीक है, कि तुम आके लड़ो और इब्राहिम को हरा दो, ठीक है। इसी के परिवार वालों ने ही, चाचा काका बाबा उन्होंने ही इब्राहिम से लड़ने के लिए बुलाया था बाबर को, ठीक है। तो ये पहली लड़ाई हुई थी बाबर की इब्राहिम के साथ, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में भी पड़ी और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुग़ल काल, है ना। इस चीज़ को इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। और ये शुरू होता है 1526 में, है ना। और अपना मुग़ल काल भी तभी से शुरू होता है, तो ये डेट तो ज़रूर याद रखिएगा, मैंने बताया था। उसके बाद बस आपको 1 प्लस करते करते जाना है, जहाँ तक के 4 युद्ध होते हैं, जैसे 26, 27, 28, 29, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू एक एक साल में ही ये युद्ध होते हैं। उसके बाद राणा संगा, मैदनी राय और अफगानों के विरुद्ध उनका युद्ध हो जाता है, मोहम्मद लोदी, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अलग अलग तरह से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और ये सन भी ज़रूर याद रखिएगा, सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब ए का 1, बी का 2, सी, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। ये सबसे पहले आगरा में आके बस गए थे, उसके बाद दिल्ली कौन लेकर गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहाँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? शाहजहाँ। इससे पहले ये इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, कौन था इसका संरक्षण? वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां, ठीक है। संरक्षण इनके थे बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, है ना। नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो उसने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, बाकी उसने लाहौर, करनाल और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी, ठीक है। चढ़ाई करना मतलब कि युद्ध के लिए वहाँ पर पहुँचना। किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए जिसमें बहता पानी हो कि निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, ठीक है। किसने बनाए थे ये ऐसा सुंदर दिखने वाला, जिसे कह सकते हैं कि अगर आप जाते हैं अभी घूमने फिरने के लिए कहीं, तो आपने देखे होंगे ऐसे बगीचे जहाँ जिनके बीच में पानी बहता है, ठीक है। बीच में पानी बहता है और आसपास पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये सुंदर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, जो मतलब बना सकते हैं आर्टिफिशियली खुद से, ठीक है। तो ये बनवाया था बाबर ने। इसका करेक्ट आंसर है बाबर, ठीक है। इसे ज़रूर याद रखिएगा, बाबर ने बनवाया था ना। देखिए, एक और क्वेश्चन घुमा के यहाँ पूछा जाता है कि बाबर ने तो ये बनवाया था, लेकिन किसके शासनकाल में ये एक प्रथा बन गई थी, है ना। मतलब बनवाना ही ऐसी प्रथा बन गई थी। तो ये अकबर के शासनकाल में से शुरू हो गई थी, ठीक है। बाबर ने तो शुरुआत की थी, बट अकबर के शासनकाल में एक तरह से प्रथा बन गई थी, प्रचलित हो गया था, अच्छा लगता था ऐसा दृश्य बनाना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? वो है तुजुक ए बाबरी, ठीक है। कौन सी है? तुजुक ए बाबरी। ये एक आत्मकथा है, ठीक है, बाबरनामा, बाबर के ऊपर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं हो रही? ये सब कृति हैं और ये उनके लेखक हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब किसने नहीं लिखी है? तो देखिए, सबसे पहले से ही पता चल रहा है, हुमायूं नामा मैंने आपको बताया था कि इनकी सौतेली बहन, जो हुमायूं की जो सौतेली बहन है, उन्होंने लिखी थी। तो कौन है? गुलबदन बेगम, ठीक है। कौन थी? गुलबदन बेगम थी, उन्होंने लिखी थी, हुमायूं ने नहीं लिखी थी। तो ये जो पहला वाला है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये सुमेलित नहीं कर रहा है। बाकी ये चीज़ें ध्यान रखने की है। तुजुक ए बाबरी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, ये बाबर ने खुद लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंडिविजुअली पूछा जाता है, किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी, ये लिखी है जहांगीर ने, ठीक है। नाम से थोड़ा आप समझ जाइएगा, है ना, वैसे ठीक है। इस तरह से आप इसको याद करते हैं। शाहजहाँ नामा, ये लिखी है मोहम्मद सालेह ने, ठीक है। किसने? मोहम्मद सालेह ने। इसे ज़रूर याद रखिएगा।
ये क्वेश्चंस भी आते हैं। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो थे महेश दास। ठीक है, ये ये राजा थे पहले, महेश दास, इनका रियल नेम है महेश दास। इनको अकबर ने राजा बिरबल की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर की ये क्या होते हैं? 9 रत्न में से एक होते हैं ना, 9 रत्न में से एक होते हैं। औरंगज़ेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, औरंगज़ेब ने नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। ठीक है, युद्ध करने पड़े थे, इसलिए इसने ज़्यादा भवन नहीं बना पाया था। क्यों नहीं बना पाया था? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि औरंगज़ेब बिल्कुल कट्टर था। ये दूसरे धर्म को इतनी वैल्यू नहीं देता था, इसने जजिया कर भी वापस से लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। जजिया कर वो होता है जो इस्लाम धर्म के होते हैं, सिर्फ उनको ही कर नहीं देना पड़ता था, और बाकी जो भी धर्म होता था उनको अपना धर्म बचाने के लिए कर देना होता था। ठीक है, कर मतलब एक तरह से इनकम टैक्स देना होता था जो भी वहाँ शासन करता था। तो औरंगज़ेब के शासनकाल में जजिया कर बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, तो इस वजह से भी इसको ज़्यादातर युद्ध करने पड़े दूसरों से। ठीक है, जो अदर कास्ट के थे उनसे तो उनको युद्ध करना ही पड़ेगा। अदर जो धर्म के थे वो इसके विरुद्ध हो गए थे अब सब औरंगज़ेब के, लेकिन अकबर से नहीं थे सब। क्यों नहीं थे? क्योंकि अकबर ने चलाया था दिन ए इलाही धर्म, जिसमें सारे धर्म को एक रिस्पेक्टेबल वैल्यू दिया करते थे, इसलिए उनके इतना अपोजिट में कोई नहीं था। ठीक है, इतने ज़्यादा युद्ध अकबर नहीं कर पाए थे किसी से भी, है ना, लेकिन औरंगज़ेब के समय में ज़्यादा युद्ध हुए थे, और औरंगज़ेब के बाद ही ये सत्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी। इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन भी सिर्फ औरंगज़ेब तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते इनके शासकों को। ठीक है, वरना ऐसा देखा जाए तो करीबन 20 से भी ज़्यादा शासक रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे, औरंगज़ेब के बाद इतने योग्य नहीं होते हैं। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ठीक है, 2 बार किसका हुआ था? तो ये हुआ था औरंगज़ेब का। ठीक है, सबसे पहले तो इसने जल्दबाजी में करवा लिया था, उसके बाद इसने अच्छी तरह से करवाया था। ठीक है, औरंगज़ेब ने, वो मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं और अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। देखिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है ना, जोड़ती है मतलब किस किस जगह को जोड़ती है, और एक और बार रिपीट करवा देती हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई है? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेर चल रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड पर। ठीक है, रोड सड़क मतलब रोड ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता व अमृतसर। ठीक है, कलकत्ता और ये अमृतसर, इन 2 सड़क को ये जोड़ती है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? अभी मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठा था, कौन था सबसे आखिरी में? वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था, इसको हराया था। उसके बाद ही यहाँ पर नींव डाली गई थी मुगल सम्राट की। ठीक है, देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो सके तो आप दिल्ली सल्तनत वाली भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया है और उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट है इसी तरह से क्लियर होगा अगर आप प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो आप आराम से कर दोगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? तो उसका करेक्ट आंसर है सासाराम। ठीक है, कहाँ है? सासाराम। ठीक है, एक और मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ याद करने की, कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं। शेरशाह, ठीक है, ये शेर है और यहाँ पर ये है राम भगवान। ठीक है, राम भगवान, तो हम कह सकते हैं ऐसे कि शेर की भी हम पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि ये दुर्गा जी की वो है सवारी है ना, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उनकी वो सवारी है और ये राम भगवान, ठीक है, भगवान भी है और यहाँ पर माता जी की सवारी भी है। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ ये राम वर्ड आ रहा है ये क्या है, इनका मकबरा है। ठीक है, इस तरह से एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, शेरशाह सूरी और ये सासाराम। ठीक है, यहाँ पे ये राम भगवान का नाम आ रहा है बीच में और यहाँ पर शेर, दोनों को हम मानते हैं, दोनों की हम पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये 2016 तक भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है कालानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के। ठीक है, ये जो गुरु हैं सिख धर्म के 10 गुरु, इनके बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मेडिवल इंडिया करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मध्यकालीन भारत की, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जो अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं कर रहा था? तो उसका करेक्ट आंसर है सिसोदिया वंश। ठीक है, कौन था? सिसोदिया वंश। ये सब राजपूत हैं। ठीक है, राजपूत के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बता चुके हूँ, सारे राजपूत को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। ठीक है, इन सब के बारे में हम A to Z पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ठीक है, किसे कहा जाता था? देखिए, दो तरह के नाम होते हैं, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले भी कि जो ये इस्लाम धर्म जिनका था और ये जो शासक बनते थे, तो इनमें ये क्या करते थे, इनका बचपन का नाम कुछ और होता था, और जब ये राजगद्दी पर बैठते थे, राज्याभिषेक करवाते थे, तो अपना ये नाम बदल के करवाते थे। ठीक है, उपाधि लेते थे और उस नाम से एक अलग नाम रखकर ये बैठते थे। तो इनका बचपन का नाम तो आलमगीर था, लेकिन गद्दी पर बैठते हैं औरंगज़ेब के नाम से। ठीक है, और भी उनका बड़ा बड़ा नाम होता है, बाकी मेन वर्ड लेते हैं तो औरंगज़ेब है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, आलमगीर औरंगज़ेब का ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको ज़रीन कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ठीक है, ज़री कलम भी कहीं लिखा हुआ है, कहीं जड़ी कलम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? मोहम्मद हुसैन। इसे ज़रूर याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2017 में भी पूछा गया है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कहाँ से आया था ये? पंजाब से होते हुए आया था। ठीक है, कहाँ से? पंजाब से होते हुए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पंजाब से ही सारे शासक आए थे अपने भारत में, ज़्यादातर उसी रास्ते से ही आया करते थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1576 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फैज़ी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? किसके दरबार में रहा है फैज़ी? ये रहा है अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में। ठीक है, इनके अकबर के दरबार में, ये इनके 9 रत्न में से एक है। नेक्स्ट, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह के समय में। ठीक है, शेरशाह के समय में ये जो मोहम्मद मलिक है जायसी, इनके द्वारा ही पद्मावत की रचना की गई है। ठीक है, पद्मावत की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ठीक है, जो हुमायूं ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनको लाइन से भी मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, है ना, ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरशाह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरशाह। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित करता है शेरशाह। ठीक है, और हुमायूं के बाद कौन आता है? ये अफ़गानी आ जाता है शेरशाह। ये कुछ समय के लिए आता है, इसके जाने के बाद वापस से हुमायूं आ जाता है। ठीक है, वापस से हुमायूं आ जाता है और ये मुग़ल शासन फिर से शुरू हो जाता है। बस एक नाम बीच में आता है इसका अफ़गानी का, बाकी जितने भी होते हैं मुग़ल काल में वो सब कंटिन्यू ये सब मुग़ल ही होते हैं। ठीक है, बस एक बीच में शेरशाह आ जाता है हुमायूं के बाद। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कहाँ है हुमायूं का मकबरा? तो उसका करेक्ट आंसर है दिल्ली का, है ना। मैंने ट्रिक आपको याद करवाई थी, तो अभी भी मैं बता देती हूँ, हुमायूं, हुम आयु, है ना, और ये दिल्ली। तो हुमायूं को मैंने आपको तोड़ के बोला था कि हमारी आयु, है ना, हमारी आयु कब लंबी होगी? जब हमारा दिल स्वस्थ होगा। क्या होगा? दिल स्वस्थ होगा, है ना, तब जाकर हमारी आयु लंबी हो गई। तो हुमायूं वर्ड को हम तोड़ के बना रहे, हमारी आयु लंबी होगी जब हमारा दिल स्वस्थ होगा ना। दिल्ली से हम वर्ड ले लेंगे, दिल स्वस्थ होगा। ठीक, उस वर्ड को तोड़ के ये बना लेंगे। चलिए, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया था? किसने किया था 2 बार शासन? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुमायूं। ठीक है, कैसे 2 बार शासन किया था? एक बार पहले शासन किया, उसके बाद बीच में कौन आ जाता है? शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी को हराने के बाद वापस से आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 2 बार आते हैं, 2 बार शासन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? यह है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में, और यहीं पर भी औरंगज़ेब का भी मकबरा है। ठीक है, औरंगाबाद में। ये जो औरंगज़ेब है इनकी वाइफ होती हैं बीवी। ठीक है, बीवी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ठीक है, ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, ये जो नाम आ रहा है बीच में, ये इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इस सिलसिले से होते हैं, जो सूफ़ी आंदोलन वाला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुकी। ठीक है, मध्यकालीन भारत प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी वीडियो, वहाँ पर सूफ़ी आंदोलन में हम जितने भी सिलसिले थे सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि ये रिलेट होते हैं अब यहाँ पर मुग़ल काल में, इसलिए पहले हम उसको कवर कर चुके हैं, और सिख धर्म में हम भी पहले कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ पर रिलेट करते हैं, इसलिए पहले उनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने ही इनके मकबरे को संगमरमर का करवाया था। ठीक है, उससे पहले इनका संगमरमर का मकबरा नहीं था, लेकिन जहांगीर ने बाद में संगमरमर का करवा दिया था, है ना।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद की थी, है ना, किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, है ना, ये लड़ा था इसने हुमायूं के साथ। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ लड़ा था। और इस युद्ध के ही बाद, इसको ज़रा ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट है, इस युद्ध के बाद ही शेरशाह दिल्ली में आकर बैठ गया था। ठीक है, उसके बाद एक और युद्ध होता है शेरशाह और ये हुमायूं के बीच में, सरहिंद का, और उसमें फिर वापस आकर बैठ जाता है हुमायूं कहाँ? दिल्ली पर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? ठीक है, कौन था या कौन थी, है ना, इसमें से कौन है जो अकबर का समकालीन था? इसका करेक्ट आंसर है रानी दुर्गावती। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? रानी दुर्गावती इनकी समकालीन थी। मतलब इस समय में रानी दुर्गावती भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हलचल कर रहे थे। ठीक है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो उसका करेक्ट आंसर है आगरा में। कहाँ है? आगरा में है मोती मस्जिद। ठीक है, आगरा में है मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ठीक है, किसने लगा दिया था जजिया वापस? मैंने अभी आपको बताया औरंगज़ेब ने, क्योंकि औरंगज़ेब बिल्कुल कट्टर था। ठीक है, दूसरे धर्म को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था और इसने जजिया कर लगा दिया था। लेकिन समाप्त किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आता है, तो वो अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर को। ठीक है, और कौन सा धर्म चला दिया था? दिन ए इलाही। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के ही पूछ लिए जाते हैं। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अलम गुजार जो अधिकारी था उसका क्या काम था? वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्या करना? भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और उसका संग्रह करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? इसका करेक्ट आंसर है पुरंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 1699। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 1699। ठीक है, तब खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा, बाद में जीवन पर्यटन मराठों का पेंशन भोगी रहा? ठीक है, जीवन भर ये फिर क्या मराठों की पेंशन पर ये रहा। ठीक, कौन था ऐसा? तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसको ना अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कैदी बना लिया था। ठीक है, याद रखना, जो औरंगज़ेब था उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आने लग गए थे भारत में। ठीक है, तो ये भी अपना राज्य अधिकार जमा रहे थे, फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे। तो लास्ट में क्या होता है, औरंगज़ेब के बाद जो लास्ट के जो शासक होते हैं उनको अंग्रेजी अपने तरफ करने लग जाते हैं। ठीक है, और जो इनके खिलाफ हो जाते हैं अंग्रेज उनको कैद में कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कैद में छूटने के बाद ये मराठों की पेंशन पर रहा है। ठीक है, कौन रहा है? शाह आलम द्वितीय, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? किसके शासन में फैला था तमिल राज्य तक? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगज़ेब के। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका औरंगज़ेब के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? वापस एक और बार कब बैठा था हुमायूं मुगल सत्ता पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, है ना, 1555 से 56 के बीच में ना वापस आके बैठ जाता है गद्दी पर। एक बार तो हार जाता है। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध में तो ये शेरशाह सूरी से हार जाता है। उसके बाद ये वापस आता है, सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, और वापस से आकर बैठ जाता है गद्दी पर। ठीक है, मुगल शासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था मुगल शासक में? तो उसका करेक्ट आंसर है लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, मुहतसिब किसे कहते थे? लोक आचरण अधिकारी को कहते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास किसे कहते थे? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहते थे। ठीक है, मदद ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हज़्ज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है
अब्दुस समद, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद, ठीक है। अब्दुस समद जो है ये चित्रकार थे, है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि ये कौन थे, तो ये चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? कौन थे वो? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी पहले तो हज़रत ए आला कहलाए, उसके बाद ये सुल्तान कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसका करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ठीक है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह है उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुबायिन, ठीक है। क्या कहते हैं? मुबायिन। इसमें मुस्लिमों के कानून लिखे गए हैं, ठीक है, मुस्लिमों के कानून लिखे गए हैं मुबायिन में, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगज़ेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था दार उल इस्लाम, ठीक है। देखिए, दार उल इस्लाम का मतलब है कि भारत को पूरी तरह से इस्लामी बना देना, ठीक है। इसने एक जिहाद चलाया था, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक आंदोलन चला दिया था, ऐसे कह सकते हैं, एक अभियान, एक आंदोलन, ठीक है, अभियान बोल देते, ठीक है, अभियान चलाया था जिसे जिहाद नाम दिया था और उसका मतलब था दार उल इस्लाम, मतलब कि सबको क्या बना देना है? इस्लाम बना देना है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। किसने कराया था? शाहजहाँ ने, ठीक है, लाल किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, ठीक है, हुमायूं के द्वारा, ठीक है। देखिए, मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैंने जो ट्रिक बताई है वो यहाँ पर वापस बता देती हूँ। दौरा, चौसा, कन्नौज को बिलग्राम भी कहते हैं और सरहिंद, ठीक है। देखिए, कहीं पे देवरा लिखा है और कहीं पे दौरा लिखा है, ठीक है। तो देवरा से हमने बनाया था कि जेवर, ठीक है, देवरा जेवर है ना, जेवर वर्ण वहाँ से हमने लगाया था कि जेवर चोरी हो गए जिसका बिल देखकर हमारा सर दुखने लगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। तो देवरा से हमने वर्ड लिया था जेवर, और चौसा वर्ड को हमने तोड़ के बनाया था चोरी हो गया, ठीक है। बिलग्राम का हमने बनाया था बिल हमने जब देखा तो हमारा सर दुखने लगा ना, सरहिंद का हो गया सर, ठीक है। इस तरह से एक ट्रिक बताई थी जिससे हमने आराम से इसको याद कर लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जिससे आप इसको सीरियल वाइज याद कर सको? तो ये है, ठीक है, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम एक ही है, ठीक है। जैसे कन्नौज ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, बिलग्राम वर्ड यूज़ किया जाता है, और सरहिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बता देते हैं, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं चला जाता है सिंध, वहाँ 15 साल तक घुमक्कड़ की तरह घूमता रहता है, उसके बाद वापस ही आता है, सरहिंद का युद्ध करता है, और सरहिंद का युद्ध करने के वापस से ये दिल्ली पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है A.L. श्रीनिवास, ठीक है। A.L. श्रीनिवास ये एक तरह के इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राज्य किसने बनाया था? तो उसका करेक्ट आंसर है शेरशाह ने, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो मुगलों ने पहले आगरा को बनाया था राजधानी, उसके बाद किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस भी इसको कहते हैं, ठीक है, तख्त ए ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह नाम है, रंगीला इनको कहते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर कैसे जीता था? उसकी सैन्य कुशलता के कारण, ठीक है। उसकी सैन्य कुशलता के कारण इसने तोपखानों का भी यूज़ किया था, और तोपखाना सबसे पहले यूज़ करने वाले यही लोग थे। उससे पहले लोगों के पास तोप नहीं थी, वो तो सिर्फ तलवार चलाना जानते थे, और तलवार के सामने तोप की क्या, ठीक है। चलिए, ये जब्ती प्रथा लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जाली नहीं है, जब्ती प्रथा है ना। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है ना, जब्ती, यहाँ पर जब्ती वर्ड है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो उसका करेक्ट आंसर है शेरशाह की, ठीक है। करेक्ट आंसर है शेरशाह। उसमें क्या होता है जब्ती प्रणाली में कि जो भी चीज़ उगाई गई है आपके खेत में उसका आपको नगद देना होगा, ठीक है, नगद देना होगा। खेत की फसल नहीं चाहिए उन लोगों को, नगद चाहिए उनको, ऐसा जब्ती प्रणाली में, और ये शेरशाह के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे है? तो ये है राज्य कानून से। ठीक है, ये राज्य कानून से संबंध रखता है जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कंधार। ठीक है, ईरान के जो शाह था, ईरान का जो शाह था ये, और जो मुगल का शासक था, इनके बीच में ज़्यादा लड़ाई कंधार के लिए ही हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? क्या नाम था असली नाम? वो था अंजुमन बानो बेगम। क्या नाम था? अंजुमन बानो बेगम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अंजुमन बानो बेगम, मुमताज़ महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर, ये औरंगज़ेब को कहा जाता था। ठीक है, औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए, मैं रिपीट करती हूँ 2-3 बार ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी हो जाए। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? इसका करेक्ट आंसर है पंचमहल। ठीक है, पंचमहल। पंचमहल जो अकबर ने बनाई है, किसने बनाई है? अकबर ने बनाई है, और ये बिल्कुल बौद्ध विहार जैसे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, क्या नाम है? अकबर शाह द्वितीय इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए गए थे? ठीक है, किए वह था, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कछवाओं से। ठीक है, किसे? कछवाओं से। इसका करेक्ट आंसर है कछवाओं से। देखिए, उस समय होता क्या था कि राजपूत बहुत सारे थे। ठीक है, तो अकबर राजपूतों के साथ क्या करते थे? व्यवहारिक संबंध बना देते थे। ठीक है, विवाह कर लेते थे, उनकी बेटियों से शादी कर लेते थे, और इस तरह से क्या करते थे? एक तरह से संधि हो जाती थी इनके बीच में कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और आपस में अच्छे से रहेंगे। बस ये है कि अब आप अपने आप को मुगल बादशाह के अधीन में आप कार्य करोगे। ठीक है, इस तरह से एक संधि कर ली जाती थी। औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन से थे? तो उसका करेक्ट आंसर है बीजापुर और एवं गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर एवं गोलकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है अपनी आत्मकथा को फारसी में? तो उसका करेक्ट आंसर है जहांगीर ने। ठीक है, किसने लिखी है? जहांगीर ने। और जहांगीर ने कौन सी लिखी है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी, और ये जहांगीर ने लिखी है किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, ज़्यादातर तो वैसे फारसी भाषा में लिखी गई है क्योंकि इनकी मातृभाषा ही क्या थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, कहाँ से लिया गया था त्यौहार? ये पारसियों से लिया गया था। किससे लिया गया था? पारसियों से लिया गया था, और इसको बंद करवा दिया था किसने? औरंगज़ेब ने। ठीक है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा कहलाता है? ये है राबिया उल देरानी का मकबरा, जिसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं। बिल्कुल द्वितीय ताजमहल के जैसे दिखता है ना। और ये किसकी वाइफ थी? औरंगज़ेब की। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति भी रखे थे। ठीक है, ये चीज़ भी ज़रूर याद रखेगा। औरंगज़ेब और अकबर, इनसे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही का एक धर्म कहा? ठीक है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। ठीक है, ये एक इतिहासकार भी थे, ये इनके एक दोस्त भी थे। ठीक है, जिन्होंने ये जो बिल्कुल इनके आईने की तरह हैं, अकबर के आईने की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अलवार ए सुहेली ग्रंथ, तो इसका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। देखिए, पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया किस नाम से? अनवार ए सुहेली। ठीक है, अनवार ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? पक्षियों का चित्रकार तो वो था मंसूर। ठीक है, कौन था? मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, किसने लिखा है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण?
वो है गुलबदन बेगम ने। कौन है गुलबदन बेगम? ये है बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति प्रथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है इन सब में, ठीक है, उपयुक्त सभी। जैसे राजनीतिक उदारता के लिए भी थी, धार्मिक सहनशीलता के लिए भी थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ है तानसेन का मकबरा? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर में, ठीक है, और ये ग्वालियर का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? ये बार बार अभी मैंने आपको बताया, ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई, वहाँ मैंने इसको हुमायूं की पुत्री बता दिया था, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये बाबर की क्या है? बाबर की है पुत्री और हुमायूं की क्या है? सौतेली बहन, है ना। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जानते थे जिले को? सरकार के नाम से, ठीक है, सरकार कह देते थे जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर है गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल भी नहीं झुक रहे थे इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, इसलिए औरंगजेब ने इनको मरवाने का फरमान जारी कर दिया था, ठीक है, और इनको मरवा दिया था। भारत में मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। करेक्ट आंसर इसका, ठीक है, ने डैश नाम रखा है। क्या नाम रखा था? ठीक है, यहाँ पे डैश है बीच में, ये डैश है, ठीक है। वापस पर लेते हैं, भारत के मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। इसका करेक्ट आंसर है बाबर, ठीक है, बाबर का नाम है ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद ये आकर जब बैठते हैं गद्दी पर तो अपने आप को बाबर के नाम से कहते हैं। बाकी अगर रियल नेम पूछा जाए तो क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है किसके निर्देशन में हुआ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है फेजी के निर्देशन में। और क्या नाम रख दिया गया था? क्या नाम रख दिया गया था? रज़्मनामा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, रज़्मनामा। और किसके निर्देशन में हुआ है? फेजी के निर्देशन में। कौन है फेजी? ये अकबर के नवरत्न में आते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां ने, ठीक है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद जो बनवाया है शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किसका है? इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल रहीम खाने का, ठीक है। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने का, ठीक है। ये जो अब्दुल रहीम खाने का है, इन्हें हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्र सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। क्या इसने इस्लाम धर्म को त्यागा था अकबर ने? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक एकता और कानूनों को एक रूपता दी थी अकबर ने। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न था, सही बात है। अकबर को धार्मिक नीतियाँ थी, ठीक है, इनकी धार्मिक नीतियाँ थी, ठीक है। तो मतलब कौन सा सही नहीं है इसमें? तो ये है कि इस्लाम धर्म को त्याग देते थे। इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा था, इन्होंने सब धर्म को एक वैल्यू दी थी, ठीक है। सब धर्म को एक अच्छी वैल्यू दी थी, जिसके तहत उन्होंने दिन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें? तो इसका करेक्ट आंसर है फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। ज़्यादातर इनकी चीज़ें जो बनी है ना, वो फतेहपुर सिकरी में ही बनी है अकबर द्वारा। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। क्या था मुख्य उद्देश्य? वो था राणा प्रताप को अपने अधीन करना, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध किया था अकबर ने, उसमें राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दसवंत, ठीक है। कौन था? दसवंत, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह के मकबरे में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका शेरशाह के मकबरे में है ना, वहाँ पर
हिंद और ईरानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध था जो हुमायूं के साथ लड़ा गया था और उसके जीतने के बाद ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत वापस आया था ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज बेलग्राम। ठीक है, इसे बेलग्राम या कन्नौज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? कौन था अब्दुल हमीद लाहौरी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये। ठीक है, एक इतिहासकार था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, है ना? इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, है ना? इस वजह से क्या ये शाह आलम द्वितीय सम्राट प्रारंभिक वर्ष अपने राजधानी से दूर रहते थे क्या? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम के विदेशी आक्रमण से डर जाते थे, क्या ये रीज़न था, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना? कि ए तो बिल्कुल सही है लेकिन सी बिल्कुल गलत है ना? मतलब कि ये जो शाह आलम द्वितीय है ये, हाँ, सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष में ये अपनी राजधानी से दूर तो रहे थे लेकिन इस डर से नहीं रहे थे कि इन पे कोई आक्रमण कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है, दारा शिकोह के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। इसका कारण हो सकता है कि राजपूत वीर राणा संगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका है करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल कथन ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, मतलब इनके समय में आए थे क्या? जी हाँ, आए थे। अकबर, सर टॉमस रो इनके समय में आए थे क्या? नहीं, ये इनके समय में नहीं आए थे। शाहजहां, टेवर्नियर, हाँ ये इनके समय में आए थे। औरंगजेब के इसमें मनूची, ठीक है, ये इनके समय में आए हुए थे, लेकिन अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इन क्वेश्चनों में पहले कथन पूछे जाते हैं और उनका ये कारण बताया जाता है। तो आपको पता करना होता है क्या कि इस कथन का क्या ये कारण सही है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। इसका क्या कारण था? घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। क्या इस कारण से था? देखिए, पहले वाला गलत है। ठीक है, पहले वाला गलत है, परंतु ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, घोड़ों को यात्रा में आराम भी देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना भी आवश्यक होता था ना, ये दूसरा वाला सही है, लेकिन पहले वाला बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, मतलब दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ठीक है, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, ऐसा पूछा है। पहला क्या दे रखा है? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, अहदी उनको कहते थे क्या? या फिर जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, क्या वे थे अहदी? या फिर सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, क्या ये थे? या फिर जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संकलन किया, वो थे क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 है ना, ये बात बिल्कुल सही है। अहदी घुड़सवार सिपाही वो होते थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। ठीक है,
इसका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अहदी उनको ही कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ठीक है, कंधार हाथ से इनके निकल जाता है, धक्का पड़ा किस वजह से? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है, कंधार इनके हाथ से धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? इसका करेक्ट आंसर है मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है टोडरमल से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है टोडरमल। 10 साला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? औरंगजेब कालीन। ठीक है, औरंगजेब के समय में कौन थे वो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा था नुस्खा ए दिलकुश? तो इसका करेक्ट आंसर है भीमसेन सक्सेना कायसथ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका भीमसेन सक्सेना कायसथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल ने। ठीक है, इन्होंने अकबरनामा भी लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है नूरजहां ने। किसने बनाया? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ या मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह। ठीक है, शेरशाह द्वारा ही पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, और ये ज़मीन से रिलेटेड होती है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वीणा बजाते थे। ठीक है, वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ? लाहौर में। मैंने इसको याद करवाया था कि जहांगीर से हमने बताया था कि जंजीर कैसी होती है? लोहे जैसी होती है ना, लोहे की बनी होती है जंजीर। जहांगीर को हमने जंजीर वर्ड से कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो जंजीर काय की बनी होती है? लोहे की बनी होती है। लाहौर को हमने लोहा बोलकर इसको याद करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ठीक, इसको सम्मानित किया था बहुत ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर है हरि विजय सूरी। ठीक है, हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? कौन थे इसमें से जहांगीर के चित्रकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल हसन और अक्का रिज़ा। ठीक है, अक्का रिज़ा और अबुल हसन ये दोनों जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है, अक्का रिज़ा और अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? कौन था? इसका करेक्ट आंसर है पीटर मुंडी। ठीक है, पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री है जो भारत में आया था। किसके काल में? शाहजहां के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दिन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था। कब शुरू किया था दिन ए इलाही? तो इसका करेक्ट आंसर है 1582। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1582 में इन्होंने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कौन है जो चित्रकार नहीं था अकबर के दरबार में? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्याण दास। ठीक है, ये चित्रकार नहीं थे, बाकी बसावन, दसवंत और अब्दुस समद, ठीक है, ये सब चित्रकार थे। कल्याण दास इसमें से चित्रकार नहीं थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर काबुल में। ठीक है, कहाँ की थी? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है? नूरजहां ने गुट बना रखा था, तो इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? जहांगीर इसका सदस्य नहीं था, बाकी ग्यास बेग, आसफ खां, खुर्रम, ये सब इनके गुट के सदस्य थे। ठीक है, किसके? नूरजहां के गुट के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है कलीम। इसका करेक्ट आंसर है कलीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमागढ़ का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध को माना जाता है? सोमागढ़ के युद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्षों के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो जाती है? तो आगरा के किले में बंद कर दिया था। ठीक है, आगरा के किले में शाहजहां, ये जो औरंगजेब है, इन्होंने अपने पिता को, है ना, शाहजहां को ही नज़रबंद कर लिया था। इसके पीछे रीज़न था, इन्होंने ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, तो औरंगजेब का ये कहना था कि सारी चीज़ें उन्होंने लुटवा दी हैं, क्योंकि वो बनाया था बहुत ज़्यादा पैसों में, तो इतना पैसा था भी नहीं, उसके बाद भी कैसे बनवाया होगा। तो औरंगज़ेब को लगा कि शायद मुझे कुछ ना मिले और भी पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं, तो इसने क्या किया, अपने पिताजी शाहजहां को नज़रबंद कर दिया, किले में बंद करवा दिया। कहाँ? आगरा के किले में, है ना। औरंगज़ेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम बताइए। ठीक है, औरंगज़ेब के समय में उत्तर भारत में विद्रोह हो रहे थे, उसका सही क्रम क्या है? तो पहले जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी सिख। ठीक है, ये सब थे जो इसके खिलाफ उतर गए थे ना, इसके विरुद्ध हो गए थे सब, क्योंकि ये सारे धर्म के खिलाफ हो गया था, बिल्कुल कट्टर बन गया था ये, इसलिए। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया? किस जाट नेता ने? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम। ठीक है, ये जाट नेता है, इन्होंने क्या किया, अकबर की कब्र खोदी और उसकी हड्डियों को जला दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकी मसद ईद खां की रचना मआसिर आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जटूनाथ सरकार ने। ठीक है, क्या नाम है? जदूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? किसने कहा है ऐसा? तो इसका करेक्ट आंसर है जदूनाथ सरकार की। ठीक है, जदूनाथ सरकार की ये उक्ति है ना, उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? किसे कहती थी? औरंगजेब को। किसे कहते थे? औरंगजेब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर को जिलल ए इलाही, खुदा की परछाई, एवं फर ए इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? किसने कहा था ऐसा? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं अकबर के। ठीक है, इनके बहुत अच्छे मित्र थे और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी अकबर के ऊपर। ठीक है, इनके बहुत प्रिय दोस्त रहे हैं अबुल फजल। खान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दी थी? वो है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है पेबाकी पाईबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क का सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा है ऐसा? करेक्ट आंसर है के आर कानून गो। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका के आर कानून गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं? किन धातुओं से बने होते थे? सोना, चांदी और तांबा से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोट या उमरकोट भी कहते हैं ना, के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम थी, कौन थी हमीदा बानो बेगम? करेक्ट आंसर इसका अकबर की माता का नाम था। ठीक है, अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1560 ईस्वी में। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा समझाया हुआ आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको एक मैसेज मिल जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मुगल काल के बारे में सबको समझने के लिए मिल जाएगा। और जो दूसरी एक वीडियो होगी जिसमें आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जो मध्यकालीन भारत है ना, मेडिवल इंडिया करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के ऊपर भी हमने सारी बना दी है, हड़प्पा संस्कृति काल से लेकर पूरा अभी तक हमने सब कुछ बना चुके हैं। ठीक है, सारी वीडियोस बनाई है, पहले अच्छी तरह से समझाया है, बीच बीच में उनको ट्रिक से भी याद करवाया है, और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले आप क्या करें, उसको अच्छी तरह से समझें। ठीक है, लाइन टू लाइन अच्छी तरह से समझे पूरा डिटेल में, उसके बाद ही आप एमसीक्यू करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ठीक।